हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ इग्नू असाइनमेंट IBO 1 का इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट का क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ शेयर करने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बेटा कमेंट ऑन द फॉलोइंग है। आपको नीचे स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है, और अगर ट्रू है तो आगे उसको एक्सप्लेन करना है, और अगर फॉल्स है तो भी उसको आगे एक्सप्लेन करना है कि गलत जो है वो स्टेटमेंट क्यों है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉर द होल लॉ ऑफ एग्रीमेंट नॉर इट इज़ द होल लॉ ऑफ ऑब्लिगेशंस। तो ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, ठीक है। और इसके बारे में मैंने आपको आगे डिटेल बता रखी है कि ये ट्रू स्टेटमेंट क्यों है, क्योंकि बेटा ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए इसकी लेंथ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही रखी है कि अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कितनी लेंथ होनी चाहिए। फिर जो इसका बी पार्ट है उसमें पूछा है वर्ल्ड ट्रेड इज़ नॉट कंसंट्रेटेड इन अ फ्यू कंट्रीज एंड प्रोडक्ट्स। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है कि जो इंटरनेशनल आपका वर्ल्ड ट्रेड है वो सिर्फ कुछ ही कंट्रीज तक सीमित नहीं है, कुछ ही कंट्री तक जो है उसकी लिमिटेशन नहीं है, ना ही वो कुछ ही प्रोडक्ट्स में है, बल्कि वो ओवरऑल वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड में फैला हुआ है, और मोस्टली जो उसकी कंट्रीज है वो उससे जुड़ी हुई हैं। पहले था कि हाँ इतना नहीं था, पर अब है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो वर्ल्ड इकोनॉमी के एक तरह से लाइफ ब्लड है, क्योंकि पैसा वहीं से आता है। तो आगे मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। जो थर्ड है आपका स्टेटमेंट वो है द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैव नॉट बीन फेवरेबल ऑन द वर्ल्ड इकोनॉमी। देखिए, अगर हम इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझेंगे तो किसी को लगेगी ये स्टेटमेंट गलत है, किसी को लगेगी ये सही है, बट अगर हम इसको डीपली एनालाइज करें तो ये जो स्टेटमेंट है वो पार्शली ट्रू है। क्योंकि जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो हम उसके एडवांटेजेस भी पढ़ते हैं और डिसएडवांटेजेस भी पढ़ते हैं। अगर हम एडवांटेजेस की तरफ फोकस करेंगे तो ये स्टेटमेंट हमारे लिए गलत लगेगी। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ने तो बहुत हेल्प की है वर्ल्ड इकोनॉमी में, बट अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस देखेंगे तो ये हमें स्टेटमेंट ट्रू लगेगी, क्योंकि इसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है। तो पार्शली ट्रू है और पार्शली जो है फॉल्स है, तो हम कह सकते हैं पार्शियली ट्रू है। और अगर आप कोई कमेंट नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट इसको क्रिटिसाइज करिए। पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें जो ग्लोबलाइजेशन है उसके कुछ एडवांटेजेस बताने कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से टेक्नोलॉजी आई है, FDI आई है, जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो इम्प्रूव हुई है, पर इसके साथ साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, लिमिटेशंस भी हैं। उन लिमिटेशंस को आपको आगे एक्सप्लेन करना है। तो यही मैंने किया हुआ है, पहले इसके बारे में कुछ बताया है, फिर आगे इसके डिसएडवांटेजेस बताए हैं। जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो है इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी डज नॉट फैसिलिटेट द इम्पोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये स्टेटमेंट बेटा फॉल्स है। देखिए, अगर हम बात करें कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो मदद नहीं करती है फॉरेन ट्रेड में, या फिर आप कह सकते हैं इम्पोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी में, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है। बिफोर 1991 ये जो है पॉलिसी, जो आपकी ट्रेड पॉलिसी थी इंडियन गवर्नमेंट की, वो बहुत रिस्ट्रिक्टिव थी। तो उस टाइम पर हम कह सकते हैं कि हाँ भाई, जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी लगा रखी थी, उसने बहुत ज़्यादा कह सकते हैं रूल्स रेगुलेशन थे। बट आफ्टर 1991 लिबरलाइजेशन आया, ग्लोबलाइजेशन आया, प्राइवेटाइजेशन आया, तो उसके बाद जो इम्पोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो भी बहुत ईजीली होने लग गया। बहुत ईजीली लोग जो है, अगर किसी को कोई टेक्नोलॉजी इम्पोर्ट करनी है तो वो कर पाता है, ठीक है, और गवर्नमेंट सपोर्ट भी करती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है बनी है गवर्नमेंट की, उसकी वजह से जो है इम्पोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम हो रही है। नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में भी बताया है कि भाई बिफोर 1991 तो हाँ हम कह सकते हैं ऐसा था, बट आफ्टर 1991 लिबरलाइजेशन, जो आपकी LPG पॉलिसी के इंट्रोडक्शन के बाद ये काम बहुत आसान हो गया। अब उसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन। देखिए बेटा, जब भी हम डिफरेंस लिखते हैं किसी का भी, तो हमें मैक्सिमम ट्राई करना चाहिए कि जो डिफरेंस है वो हम टी चार्ट की फॉर्म में लिखें, लाइन लगा के लिखें। बट बाई चांस अगर नहीं हो पाता है तो हमें की डिफरेंसेस लिखने चाहिए। पैरे में कभी भी नहीं लिखने हैं डिफरेंसेस, वरना मार्क्स कटते हैं और जो हमारी प्रेजेंटेशन है वो भी बहुत अच्छे से नहीं जाती है, ठीक है। तो जो फर्स्ट डिफरेंस है इम्प्लाइंड कंडीशंस एंड इम्प्लाइंड वारंटीज। तो सबसे पहले आपको इम्प्लाइंड कंडीशंस के बारे में बताना है कि वो क्या होती है, मैंने आगे बताया हुआ इसमें। फिर आपको इम्प्लाइंड वारंटीज़ के बारे में बताना है कि जो इम्प्लाइड वारंटीज़ है वो क्या होती है। अब देखिए, इसका जो था टी चार्ट फॉर्म में नहीं मिला, तो मैंने क्या किया, इसके की डिफरेंसेस पॉइंट्स बता दिए कि इम्प्लाइंड कंडीशन में क्या होता है और इम्प्लाइंड वारंटी में क्या होता है। इम्प्लाइंड कंडीशन जो होती है बेटा वो आप कह सकते हैं लॉ जो होता है
उसके अकॉर्डिंग होते हैं कि अगर बाई चांस आपने कोई किसी एग्रीमेंट के अंडर आए हो और आपने कोई चीज़ बताई नहीं है बट वो इम्प्लाइड हो चुकी है, ऑलरेडी कानून ऐसा बना है कि वो चीज़ होगी, ठीक है। ये जो इम्प्लाइड कंडीशन होती है वो डिक्लेयर नहीं होती, कहीं रिटर्न नहीं होती है, बट लेकिन ये लगती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ। ऐसे इम्प्लाइड वारंटी के बारे में बता रखा है कि जो इम्प्लाइड वारंटी होती है वो इसलिए होती है ताकि जो कस्टमर है वो अपनी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग चल सके और जो वो चाहता है वो उसको मिले। तो इसी तरह से इम्प्लाइड वारंटी के बारे में बताया मैंने, फिर इम्प्लाइड कंडीशन के बारे में बताया। अगर आप चाहें तो इसको टी चार्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, बट इसका डिफरेंस जो है वो थोड़ा मुश्किल पड़ रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको की डिफरेंसेस फॉर्म में लिख दिया कि इम्प्लाइड कंडीशन ये होती है और इम्प्लाइड वारंटीज ये होती है। आप देख लीजिएगा इसको। फिर आपका आर्बिट्रेशन एंड लिटिगेशन। मैंने आपको बताया कि जब भी आप डिफरेंस लिखेंगे तो पहले सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना जरूरी है, जिसका भी आप डिफरेंस लिख रहे हैं। तो सबसे पहले आर्बिट्रेशन के बारे में बताना है, फिर लिटिगेशन के बारे में बताना है कि जो आर्बिट्रेशन होती है उसमें क्या होता है कि जो दो पार्टीज में डिस्प्यूट होता है वो थर्ड पार्टी सॉल्व करती है। जो थर्ड पार्टी होती है ना, वो दोनों पार्टी मिलकर ही उस थर्ड पार्टी को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। और जो आर्बिट्रेशन में वो मैटर जो होता है वो डिसाइड करते हैं, बट जो आपके बात करेंगे लिटिगेशन में, लिटिगेशन में क्या होता है कि वो जो जज होता है वो आपको बाहर से ही मिलता है, वो आपकी मतलब आप लोगों ने उसको नहीं चुना है, ठीक है, सिलेक्ट नहीं किया है अपना मसला हल करने के लिए। वो जो कोर्ट है वो डिसाइड करता है लिटिगेशन में कि आपका जो है डिस्प्यूट है वो कौन सुनेगा, ठीक है। ये आर्बिट्रेशन और लिटिगेशन के डिफरेंसेस है। पहले मैं मीनिंग बताया है। जो आर्बिट्रेशन होगा उसमें आपका नॉन जुडिशियल प्रोसेस होगा जिसमें न्यूट्रल थर्ड पार्टी आके आपका डिस्प्यूट सॉल्व करेगी, जबकि लिटिगेशन में क्या होता है, लॉ आ जाता है, ठीक है, फॉर्मल आपका प्रोसीजर पूरा चलता है। नेचर में सिविल होता है, वो सिविल और क्रिमिनल दोनों होता है। प्रोसीडिंग में आर्बिट्रेशन की बात करें क्योंकि हमने अपने आप ही चूज़ किया थर्ड पार्टी, तो वो प्राइवेट हो जाता है, उसमें सब कुछ पब्लिक होता है लिटिगेशन में। तो इस तरह से आपके डिफरेंसेस हैं। मैं एक बार फिर से इसको ऊपर कर देती हूँ। थर्ड जो डिफरेंस है वो है ट्रेड डाइवर्जन एंड ट्रेड क्रिएशन के बारे में। तो पहले सबसे पहले ट्रेड क्रिएशन क्या होता है उसके बारे में बताया है, फिर किसके बारे में बताया है, ट्रेड डाइवर्जन के बारे में। मैंने आपको फिर से बोला कि बाय चांस कोशिश करें कि टी चार्ट की फॉर्म में डिफरेंस लिखें, नहीं मिले तो की डिफरेंसेस बता दीजिए कि इसमें ये होता है और दूसरे वाले में ये होता है। इससे क्या होगा कि जो एग्जामिनर होगा उसे क्लियर हो जाएगा कि आपको दोनों पॉइंट्स पता है अच्छे से, ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस भी बहुत अच्छे से पता है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आगे मैंने इनके डिफरेंस किए हुए हैं, 5 डिफरेंसेस हैं। फिर जो फोर्थ है आपका वो है डिफरेंस आपका एफडीआई एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बीच में। तो सबसे पहले आप बताएंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, फिर आप बताएंगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होती है। इन दोनों के बारे में डिटेल में बताने के बाद अब आप क्या करेंगे कि इन दोनों के डिफरेंसेस लिखेंगे टी चार्ट की फॉर्म में। तो पहला डिफरेंस डेफिनेशन है, दूसरा टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिग्री ऑफ कंट्रोल, इन्वेस्टमेंट टर्म, इन्वॉल्वमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ एसेट्स, एंट्री एंड एग्जिट, मोटिव, लीड्स, वॉलेटिलिटी। तो इस तरह से आपका जो है डिफरेंस है। अब हम दो क्वेश्चन कर चुके हैं, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन। अब हम इस IBO 1 का फिफ्थ क्वेश्चन भी एक बार देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, हमें क्या करना है, शॉर्ट नोट बनाने हैं किसके ऊपर, जो हमें नीचे जो है दे रखे हैं पॉइंट्स उनके ऊपर। फर्स्ट है हमारा एथिकल सिस्टम ऑफ बिलीव्स। तो एथिकल सिस्टम ऑफ बिलीव क्या होता है उसके बारे में बताना है आपको कि जो आपका एक इकोनॉमिस्ट थे हॉस्मर, उन्होंने जो है एथिकल सिस्टम के बारे में बताया और उन्होंने इस सिस्टम को 5 उसमें बांटा है थ्योरीज में। एक्सटर्नल लॉ थ्योरी, यूटिलिटेरियन थ्योरी,
यूनिवर्सल थ्योरी, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस थ्योरी और पर्सनल लिबर्टी। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ ताकि आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकें। फिर नेक्स्ट जो नोट है वो है UNCTAD के ऊपर, द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसके ऊपर हमें नोट्स बनाने हैं। चाहे तो आप इसे इसमें से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट इंटरनेट से भी इसको कॉपी कर सकते हैं। इंटरनेट पे भी डिटेल्स दे रखी है इन सब के बारे में। देखिए जो डिफरेंस वगैरह होते हैं उनको ढूंढना नेट पे बहुत मुश्किल होता है, बट लेकिन शॉर्ट नोट आपको ईजिली नेट पे मिल जाते हैं। तो या तो आप इसमें से देख सकते हैं जो कि मैंने बुक में से लिए हैं, और चाहे तो आप इंटरनेट पे भी डायरेक्ट इनको देख सकते हैं। फिर जो आपका थर्ड नोट बनाना है वो बनाना है एशियन डेवलपमेंट बैंक के ऊपर, कि एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है, इसके फंक्शन क्या है। तो आप बताएंगे कि पहले कब बना था, इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी इसकी, कितने मेंबर्स थे, क्या क्या था, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और फिर इसके फंक्शन क्या है, क्या काम करता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ऑब्वियसली बात है जो आपके एशियन कंट्रीज होगी उनके लिए हेल्प करता होगा। फोर्थ नोट जो बनाना है वो बनाना है किसके ऊपर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPR के ऊपर, जो कि ट्रेड रिलेटेड होते हैं। आप चाहें तो इंटरनेट से डायरेक्ट सर्च करके भी इनको लिख सकते हैं। मैंने इनको बुक से चूज़ किया है, बुक से उठाया मैंने ये आंसर्स। आप चाहें तो डायरेक्ट इंटरनेट भी देख सकते हैं अपना आंसर और बढ़ाने के लिए। कुछ आंसर जो है बेटा मैंने अकॉर्डिंग टू मार्क्स दिए हैं, जैसे आपके जो 5 मार्क्स है उसमें कितना लिखना सफिशेंट है, 10 मार्क्स में कितना लिखना सफिशेंट है, 20 मार्क्स में कितना लिखना सफिशेंट है। आप चाहे तो उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि कोई आंसर टू लॉन्ग है तो उसको आप शॉर्ट कर लें, और आपको लगे टू शॉर्ट है तो थोड़ी सी उसमें एडिंग करके उसको एडिटिंग करके आप उसको बढ़ा भी सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने जो आंसर्स किए हैं वो है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। आई होप कि आपको ये आंसर समझ में आए, आप इनसे अपने अच्छे से असाइनमेंट बना सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।